हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं जॉब पावर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ग्रुप डी एग्ज़ाम में आए हुए 18 अगस्त में सभी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चनों का एनालिसिस सही ढंग से करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं जो भविष्य में नेक्स्ट शिफ्ट में जैसे आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो क्वेश्चन। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं वीडियो पर। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? यहाँ पर पूछा था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे अनुच्छेद 51A में है। अगर इनके बारे में और हम बात करें जो भविष्य में पूछे जाने हैं, ये इनको यूएसएसआर से लिया गया था। इनको कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से। यूएसएसआर वर्तमान में क्या है? रूस है। रूस को पहले यूएसएसआर बोला जाता था। और रूस से क्या लिया गया है? रूस से पंचवर्षीय योजनाएं क्या ली गई हैं? पंचवर्षीय योजनाओं को भी रूस से लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी। वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ये मोस्ट है, इसको याद ही कर लेना आप। 11वां मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़ा गया था? तो 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें क्या लिख रखा है? 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या सूत्र होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। इसके साथ हम अन्य सूत्र भी देखते हैं, जैसे नौसागर का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जो आगे पूछना है। इनको तो हमें इन क्वेश्चनों को तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछ लिए गए हैं। इनको अब एग्जामिनर दोबारा नहीं पूछेगा। इनके अराउंड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आप जरूर देख करके जाइएगा। जैसे नौसागर का फॉर्मूला पूछ सकता है आपको, अभी तक नहीं पूछा है। नौसागर का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl। ये नौसागर का फॉर्मूला है। जिप्सम का फॉर्मूला CaOSO4.2H2। इसमें जल के मॉलिक्यूल ध्यान में रखने हैं हमें। इससे बनता है एक POP। तो POP का फॉर्मूला भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। POP क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोला जाता है, वो होता है CaSO4.12H2O। इसमें आधा मॉलिक्यूल जल का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इसी में हाइपो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा? हाइपो है, जिसे सोडियम थायोसल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2S2O3। इसका फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा अन्य फॉर्मूला जैसे चिली साल्ट पीटर, ये पूछ सकता है आपसे। चिली साल्ट पीटर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है NaNO3। तो सोडियम नाइट्रेट को क्या बोला जाता है? चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। अन्य फॉर्मूलों की अगर हम बात करें तो कास्टिक सोडा का आप ध्यान में रख लीजिएगा। NaOH को क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। इसको क्या बोला जाता है? NaOH को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो वर्तमान में तो 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं मूल संविधान में शामिल थी। लेकिन बाकी की 8 भाषाएं संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। तो ये पूछता है संविधान संशोधन करने के बाद 15वीं भाषा मतलब पहली भाषा कब जोड़ी गई? तो 21वां संविधान 1967 को सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में संविधान में जोड़ी गई थी। इसके बाद भाषा को लेकर के अगला नेक्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 71वां संशोधन। ये हुआ था 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी,
नेपाली और तुम्हारी मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। इनको याद करने का ट्रिक है नेमको से आप इनको याद रख सकते हो। तो 21वें में एक भाषा जोड़ी गई, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन में। इनको डेट सहित याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है अन्य 4 भाषाएं एक साथ और जोड़ी गई। अन्य 4 भाषाएं वो कौन कौन सी जोड़ी गई? तो अन्य 4 भाषाएं जोड़ी गई हमारी 92वां संविधान संशोधन हुआ। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें नंबर 1 जोड़ी गई तुम्हारी बोडो ध्यान में रखनी है, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये भाषाएं इसमें जोड़ी गई। तो ये सभी भाषाएं आपको एक साथ ध्यान में रखनी है। जैसे 15 में कौन सी जोड़ी गई, फिर उसके बाद 3 भाषाएं कब जोड़ी गई और 4 भाषाएं कब जोड़ी गई। इनको आगे पूछने की संभावना है। ये क्वेश्चन तो आप भूल जाइए, जो पूछ चुका है वो तो पूछ ही चुका है, आगे इनको नहीं रिपीट करेगा वो। एसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एसी मोटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, ये पूछा गया था। ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। और एसी मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऐसे ही हमारा होता है डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 2005 में। इसमें क्या किया गया था? 6 क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का विकास होगा, सड़कों का विकास करेंगे, सिंचाई का विकास करेंगे, दूरसंचार और पानी और बिजली का विकास करना इसका अहम उद्देश्य था। ये आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन से मतलब कितने क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया था। तो 6 क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया था भारत निर्माण कार्यक्रम में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। इसके अलावा एक मिशन और है, 2005 में ही चला था ये। 2005 में इसको पूछने की संभावना है। 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी चला था 2005 में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महोत्सव से पूछा था कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव को लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव को कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। इसके अलावा अन्य महोत्सव में इसको पूछने की संभावना है, लोसांग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? लोसर लद्दाख में, या कभी कभार लद्दाख ना दे तो हिमाचल प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है? इसको सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम का एक और फेमस महोत्सव रहता है, वो है सागा दावा। ये बौद्धों का बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव है, या बौद्धों का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसको, ये कौन सा है हमारा? सागा दावा। इसको भी सिक्किम में मनाया जाता है। इसके अलावा और भी हम महोत्सव या त्योहारों की बात करें तो सागा दावा, हॉर्नबिल हमारा बहुत प्रसिद्ध रहता है। हॉर्नबिल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसिद्ध है चपचारकुट को बनाया जाता है मिजोरम में। चपचारकुट को कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। इसके अलावा ध्यान रख लीजिए मांडू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? एमपी में। इसके अलावा बथुकम्बा को ध्यान में रख लीजिए, बथुकम्बा कहाँ पे मनाया जाता है? तुम्हारा तेलंगाना में। बथुकम्बा मनाया जाता है तेलंगाना में। एक महोत्सव और है तेलंगाना का, उसका नाम होता है बथुकम्बा, और एक और है तुम्हारा उसको बोलते हैं, ये तो फूलों का त्यौहार हो गया। बथुकम्बा को फूलों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। एक और आप ध्यान रख लीजिए थाईपुसम, एक और है थाईपुसम, ये तमिलनाडु का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारा, भारत का साउथ ईस्ट मतलब दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन। ये कहाँ पे पड़ता है? तुम्हारा तमिलनाडु में ये बंदरगाह पड़ता है। और इसके अलावा तमिलनाडु में अन्य बंदरगाह जैसे चेन्नई बंदरगाह के बाद इसका एक और रहता है एन्नोर बंदरगाह, पूछता रहता है एन्नोर बंदरगाह। और भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? बड़े बंदरगाहों की संख्या ये 13 है। इस क्वेश्चन को भूल के आप केवल इस फैक्ट पे ध्यान दीजिए जो आगे पूछे जाने हैं, इनको तो वो पूछ ही चुका है। इसके अलावा आप ध्यान रख लीजिए कांडला बंदरगाह, ये कहाँ पे है? ये तुम्हारा पड़ता है गुजरात में। इसके में फैक्ट है, ये एक ज्वारी बंदरगाह है,
ये पूछता रहता है कि ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह है। एक निहोशोवा बंदरगाह है, निहोशोवा, ये कहाँ पे है, मुंबई में। इसका वर्तमान में नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। निहोशोवा को किसके नाम से जाना जाता है अभी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से। इसके बाद है फुलरीन क्या है, तो फुलरीन क्या है, एक कार्बन का अपर रूप है। इसमें उसने ये अपर रूप नहीं पूछा था, लेकिन उसने पूछा था इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो फुलरीन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, 60 परमाणुओं की संख्या होती है। ये अब वो पूछ चुका है, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्ट ध्यान में रखने। इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति फुटबॉल के समान होती है। यहाँ पर पूछ लेता है कि इसकी आकृति गुंबदाकार होती है, तो फुलरीन की आकृति गुंबदाकार भी होती है, गुंबदाकार भी होती है। कार्बन के अगर हम अन्य अपर रूपों की बात करें, तो कार्बन के अन्य अपर रूप हैं हीरा, जो सबसे कठोर पदार्थ है, फुलरीन, ग्रेफाइट और ग्रेफीन। इसके अलावा इनके बारे में अन्य फैक्ट और जानते हैं, जैसे ग्रेफाइट के बारे में जाने तो ये ऐसा अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक है। इसके बारे में क्या पूछता है, ऐसा अपर रूप क्या कौन सा है जो विद्युत का सुचालक है, वो क्या है, ग्रेफाइट है हमारा। और क्या होता है, ग्रेफाइट चिकना होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना, इसलिए इसे किस में यूज करते हैं, स्नेहक में। ये कई बार पूछ चुका है कि स्नेहक में कौन से अपर रूप का उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और एक बात और ध्यान में रखनी है, ये तीनों जो अपर रूप हैं, ये पहले वाले हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट, इनकी आकृति 3D होती है, 3 डायमेंशनल आकृति। लेकिन पूछता है ऐसा कार्बन का कौन सा अपर रूप है जिसकी 2D आकृति है, 2 डायमेंशनल आकृति है। 2D आकृति कौन सी है, ग्रेफीन की। इसको एक बहुत पतली चादर के रूप में देखा जा सकता है, ऐसे इसको चादर के रूप में, इसकी आकृति कैसी है, चादर के रूप में। और अगर फैक्टर की बात करें इनसे, ग्रेफीन की आकृति ये देख लिया, इसका है ये। और अगर पूछे कि मतलब सबसे कठोर इसका जो अपर रूप कौन सा है, मतलब मानव निर्मित सबसे कठोर अपर रूप कौन सा है कार्बन का, तो ग्रेफीन है, सबसे कठोर पदार्थ। ये तो प्राकृतिक है, लेकिन ये क्या है, ग्रेफीन मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वह धातु जो अपने ऑक्साइड में, यहाँ पे ऑक्साइड रह गया है, वह धातु जो अपने ऑक्साइड में सुरक्षित रहती है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएगी, वो उसमें ही सुरक्षित रहती है, तो ये क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिना बनाता है, तो एल्युमिना का फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, Al2O3। और इसकी नेचर कैसी होती है, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, ध्वनि तरंगों की कौन सी घटना घटित नहीं है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, तो विवर्तन ध्वनि से घटना संबंधित नहीं है, परावर्तन भी होता है ध्वनि का, ये इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे थे उसमें, तो विवर्तन उससे संबंधित नहीं था। अब ध्वनि के बारे में हम और बात करें, तो ध्वनि कैसी तरंगे हैं, ये पूछता है। ध्वनि तरंगे तक कैसी हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। जिनके अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी होती हैं, जिनके कण माध्यम तरंग चलने की दिशा में ही गति करते हैं। अनुप्रस्थ कौन सी होती हैं, जिनमें लंबवत गति करते हैं। तो ये ध्वनि कैसी है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और क्या है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं चल पाएगी, मतलब अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। न तो हमें चंद्रमा पर आवाज़ सुन सकते हैं। ये पूछता भी रहता है कि अंतरिक्ष में ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो ठोसों में इसकी चाल सर्वाधिक होती है। इसकी चाल किस में ज़्यादा होती है, इसकी चाल ठोसों में सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोसों में होती है। ध्वनि की चाल किस में होती है, सर्वाधिक ठोसों में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में इसकी चाल सर्वाधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है ध्वनि से, कि इसके 3 लक्षण होते हैं। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है इसका प्रबलता, इसका एक लक्षण है प्रबलता। दूसरा लक्षण क्या है, तारत्व, ये ध्वनि का एक लक्षण है, इसको पिच भी बोला जाता है, पिच भी बोला जाता है। तीसरा लक्षण है इसका गुणता। ये तीनों ऑप्शन के अलावा अन्य ऑप्शन दे तो वो ध्वनि का लक्षण नहीं है, ये आप याद करके जाइएगा। प्रबलता,
तारत्व मतलब पिच, गुणता, ये ध्वनि के तीनों लक्षण होते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक क्या है होता है, वाट होता है। शक्ति के अन्य मात्रक क्या हैं, जो शक्ति के बड़े मात्रक हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, किलोवाट। तो किलोवाट क्या बराबर होता है, 10⁻³ वाट के बराबर। एक होता है मेगावाट। मेगावाट होता है 10⁻⁶ वाट के बराबर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो, इसका शक्ति का मात्रक है तुम्हारा किलोवाट। क्या बोला मैंने, किलोवाट। अगर यहीं पर पूछते वो आपसे कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात और कर लें सदिश राशि और अदिश राशियाँ। जैसे दाब कौन सी कैसी राशि है, दाब कैसी राशि है, तो दाब के बारे में जान लिए। दाब एक अदिश राशि है, ये लगती सदिश राशि है लेकिन ये कैसी है, अदिश राशि। जैसे कार्य पूछे तो कार्य भी एक अदिशी राशि है। ऊष्मा आपसे पूछे तो ऊष्मा भी अदिश राशि है। इसके अलावा अगर ऊर्जा पूछे तो ये भी एक प्रकार की अदिश राशि है। तो इन राशियों को और देख लीजिएगा, क्योंकि किलोग्राम, द्रव्यमान ये तो सब लोग जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा कैसी राशि है। इनके अलावा इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो इनको आप याद करके जरूर जाइएगा। इसके अलावा जैसे अन्य भी राशियाँ, जैसे आवेग कैसी राशि है हमारी, आवेग संवेग पूछता रहता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। कोणीय वेग पूछता है, कोणीय वेग के अलावा बल आघूर्ण भी ध्यान में रखना है। बल आघूर्ण रहा, तुम्हारा आवेग रहा, ये सब कैसी हैं, बल तो आप जानते ही हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सभी लोग लाएंगे। बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। आवेग भी क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग भी सदिश राशि है, और कोणीय वेग भी सदिश राशि है, और एक बल आघूर्ण भी सदिश राशि है। तो ये हमने वो राशियाँ जान ली जो मतलब कन्फ्यूजन में रहता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा चुनाव आयोग से। ये पूछा था कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, हमारे राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। तो ये तो पूछ लिया। इसके अलावा और देखते हैं कि चुनाव आयुक्त का प्रावधान कहाँ पे है। तो चुनाव आयुक्त का प्रावधान है 324 आर्टिकल में। इसके अलावा और आप अगर आर्टिकल की बात करें तो और आर्टिकल भी देख सकते हैं। 124 में किसका प्रावधान है, 123 में किसका प्रावधान है, 110 में किसका प्रावधान है, 213 में किसका प्रावधान है। और तुम देख सकते हो ये 124 हो गया। तो 124 में क्या है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। और तुम्हारा 123 में होता है तुम्हारा अध्यादेश, और 110 में होता है धन विधेयक, और 213 में होता है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और एक होता है 143, ये मोस्ट रहता है। 143 में क्या है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह लेता है 143 के द्वारा। इसको याद कर लेना 143 से, कि राष्ट्रपति क्या करता है, इसमें मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है इसके द्वारा। तो ये प्रमुख अनुच्छेद भी जान लीजिए। इसके बाद अगर इसके कार्यकाल की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, तो इसका कार्यकाल की बात करें, ये पूछता रहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसके अलावा और एक व्यक्ति और है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, तो वो होता है यूपीएससी का अध्यक्ष। यूपीएससी का अध्यक्ष, इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन के साथ ही साथ उससे संबंधित अदर फैक्ट को भी डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन तो जितने भी हैं वो तो पूछे जा चुके हैं आपके, लेकिन अदर फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप बैठोगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।